हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उनकी पार्टी जेएमएम में बगावत के सुर फूटने लगे। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी सीता सोरेन को सीएम बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एक विधानसभा सीट भी खाली करवा रखी है और विधायकों के साथ कई दौर की बैठक भी कर चुके हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के इस कदम का उनके परिवार पर ही विरोध तेज हो गया है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन खुलकर कल्पना सोरेन के विरोध में आ गई हैं और इतना ही नहीं, विधायकों के साथ हुई हेमंत सोरेन की बैठक में सीमा सोरेन सहित 4 विधायक आए ही नहीं। इसके बाद पार्टी में विभाजन का खतरा पैदा हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद एक के बाद एक 2 बैठकें की। पहली बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। ठीक इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में 43 विधायक मौजूद रहे, जबकि 4 विधायक नहीं थे। शामिल न होने वाले 4 विधायकों में सीता सोरेन, रामदास सोरेन और चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम का नाम शामिल है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्लान बी पर भी मंत्रणा हुई। अगर ईडी सीएम सोरेन को गिरफ्तार करती है तो ऐसी कंडीशन में सरकार का रुख क्या होगा, इस मुद्दे पर भी बात हुई। विधायक दल की बैठक से निकलने के बाद विधायकों ने कहा कि सीएम सोरेन को महागठबंधन के सभी विधायकों ने इस बात पर भरोसा दिया कि उन्हें पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सोरेन की पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा पेंच यहाँ फंस रहा है कि उनको लेकर सोरेन परिवार में सहमति नहीं है। सीता सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं है। सीता सोरेन जेएमएम की विधायक हैं। वो हेमंत सोरेन के दिवंगत बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। बसंत सोरेन सीएम सोरेन के छोटे भाई हैं। विपरीत परिस्थिति आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपनी पत्नी को सीएम बनाए जाने संबंधी चर्चा पर उनकी भाभी और जामा से झामुमो की विधायक सीता सोरेन नाराज हैं। विधायक दल की बैठक में वो नहीं आई। सीता सोरेन का कहना है कि कल्पना सोरेन उन्हें किसी हाल में स्वीकार नहीं। मेरे दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया है। साल 2019 में भी मेरी उपेक्षा हुई थी, लेकिन मैं चुप रही। अब चुप नहीं रहूंगी। कल्पना सोरेन राजनीति में भी नहीं है। 2 बच्चियों को मैंने काफी तकलीफ से पाला है। पति के निधन के बाद मैंने बहुत त्याग किया, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। सवाल उठाया कि अगर कल्पना सोरेन को सीएम बनाया गया तो हमारी उपेक्षा नहीं होगी। घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा हक बनता है। 2019 में मैंने हेमंत सोरेन को सीएम बनाने का फैसला स्वीकार किया। मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी की चिंता नहीं की गई। अगर हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पुत्री से स्नेह है तो फिर वे पिता के तौर पर उसे आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि बहुत विधायक मेरे समर्थन में हैं। परिस्थिति ऐसी बना दी गई कि वे खुलकर सामने नहीं आते। अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी हाल में समर्थन नहीं करूंगी। चाइना अपनी सेना पीएलए की धौंस दिखाकर कई देशों को अक्सर धमकाता रहा है, लेकिन पीएलए की हालत यही कुछ निहत्थे चरवाहों ने हवा निकाल कर रख दी। लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हिंदुस्तानी भेड़ चरवाहे चाइनीज सैनिकों से भिड़ गए, उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। असल में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को भेड़ चराने से मना कर दिया। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद स्थानीय चरवाहों ने इस क्षेत्र में जानवरों को चराना बंद कर दिया था, लेकिन वे जब फिर से अपनी परंपरागत चरागाह पहुंचे तो चीनी सेना पीएलए के जवानों ने उन्हें रोक दिया। इस पर हिंदुस्तानी चरवाहों ने चीनी सेना के साथ न सिर्फ भिड़ंत की बल्कि 2 टूक कहा कि यह क्षेत्र भारतीय इलाके में है। जब चरवाहे ड्रैगन से भिड़ रहे थे तभी भारतीय सैनिकों ने पहुंचकर उनकी मदद की। हालांकि दोनों तरफ से किसी तरह की हिंसा नहीं हुई और झगड़ा टल गया, लेकिन चीनी सैनिकों से चरवाहों के भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग चरवाहों की दिलेरी पर गर्व कर रहे हैं। चुशूल के पार्षद कोचोक स्टेंजिन ने स्थानीय चरवाहों के साहसिक कदम और चीनी सैनिकों से भिड़ने की घटना को सराहनीय बताया। चरवाहों का समर्थन करने के लिए भारतीय सेना की भी प्रशंसा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, पेंगोंग के उत्तरी तट के साथ पारंपरिक चरवाहों में अपने अधिकारों का दावा करने के लिए चरवाहों और मूल निवासी खाना बदोशों को सुविधा प्रदान करने में पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना द्वारा किए गए सकारात्मक प्रभाव को देखना खुशी की बात है। मैं ऐसे मजबूत नागरिक सैन्य संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्र की आबादी के हितों की देखभाल के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने घटना का वीडियो साझा किया। पार्षद कोचेक स्टेंजिन ने घटना का इंस्टाग्राम वीडियो एक लिंक शेयर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो को जनवरी की शुरुआत का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो में 3 बख्तरबंद वाहन और कई सैनिक झील के किनारे मैदान पर दिखाई दिए। अलार्म बजा रहे वाहन चरवाहों को वहां से चले जाने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन भारतीय बहादुर चरवाहे अपनी जिद पर अड़े हैं और चीनी सैनिकों के साथ बहस करते नजर आए। चरवाहों का कहना है कि वे भारतीय क्षेत्र में जानवर चरा रहे हैं। इस इलाके में उनके दादा परदादा भी भेड़ चराया करते थे। झगड़ा बढ़ता देख कुछ चरवाहे पत्थर भी उठाते दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 1962 की भारत चाइना जंग के दौरान इंग्लैंड में चीन की सेना के लिए चंदा जुटाने वाले मणिशंकर अय्यर की बेटी, सनातन विरोधी मणिशंकर अय्यर की बेटी कई मामलों में अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गई। जिस वक्त देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, उस वक्त मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ उसने 3 दिन का उपवास रखा। अब मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसकी वजह से सुरन्या मुश्किल में फंस गई। दिल्ली के जंगपुरा इलाके की जिस सोसाइटी में वो रहती है, उस सोसाइटी के आरडब्ल्यू ने सुरन्या को अपना घर खाली करने के लिए कहा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में 3 दिन का उपवास किया था और आरोप है कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसकी वजह से मणिशंकर अय्यर की बेटी के खिलाफ जंगपुरा स्थित उनकी सोसाइटी की आरडब्ल्यू ने एक्शन लिया। आरडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी सुरन्या अय्यर को पत्र लिखकर माफी मांगे जाने के लिए कहा। आरडब्ल्यू का कहना है कि दोनों या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो सोसाइटी खाली करें। सोसाइटी के एक्शन पर सुरन्या फेसबुक पर अपना बयान जारी करती हैं और कहती हैं कि बयान मेरे फास्ट के बारे में और एक टेलीविजन कहानी के संबंध में। इससे पहले संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिस कॉलोनी में है, वहां मैं रहती ही नहीं हूं। दूसरा, मैंने फिलहाल मीडिया से बात न करने का फैसला किया है, क्योंकि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप सब मुझे जानते हैं, मैं भारत में अब तक अपनी सारी जिंदगी के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ बड़ी हुई हूँ, पढ़ी हूँ, काम किया है, एक्टिविज्म किया है। फिलहाल मैं अपनी बातें फेसबुक, यूट्यूब पर ही छोड़ूंगी ताकि आप शांति से इसके बारे में सोच सकें। मैं मीडिया के सर्कस से बचने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत हमें एक बेहतर प्रकार के सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है। आइए हम गाली गलौज के बजाय कुछ सोचने का प्रयास करें। इसके पहले वेलफेयर एसोसिएशन 27 जनवरी को उन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस में आरडब्ल्यूए ने न केवल सुरन्या से माफी मांगने के लिए कहा, बल्कि मणिशंकर अय्यर से अपनी बेटी के कृत्य की निंदा करने को कहा। इसके अलावा आरडब्ल्यूए ने सुरन्या से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही है, तो वो कॉलोनी से बाहर चली जाएं। इस पत्र को बीजेपी नेता अमित खरखरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पत्र पर आरडब्ल्यू अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कक्कड़ के हस्ताक्षर भी हैं। आरडब्ल्यू ने बताया कि कॉलोनी के सभी निवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। इसमें लिखा कि सुरन्या अय्यर ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, वह निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अशोभनीय था। राम मंदिर 500 साल बाद बना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया सुरन्या का नफरत भरा भाषण और शांतिप्रिय समाज में रखा गया 3 दिन का उपवास दुर्भाग्यपूर्ण है। आरडब्ल्यू ने सुरन्या से आग्रह किया कि वे एक अच्छे नागरिक के मानदंडों का पालन करें, लोगों के बीच नफरत और अविश्वास पैदा करने के लिए भड़काए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच के रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। यही वजह है कि जब असम के रास्ते राहुल गांधी बंगाल में आए, तब उनका स्वागत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के पोस्टर और काले झंडों के साथ किया। और अब जब राहुल गांधी बिहार के रास्ते फिर बंगाल पहुंचे, तो उनके काफिले पर पत्थर बरसाए। पत्थर राहुल गांधी की गाड़ी से टकराया और उनका शीशा टूट गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि शीशा भीड़ के प्रेशर की वजह से टूटा, लेकिन माना जा रहा है कि पत्थर फेंकने की घटना को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया है। यह घटना तब हुई जब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली न्याय यात्रा का काफिला पश्चिम बंगाल के मलादा में था। सूत्रों की माने तो कुछ अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया और इन अराजक तत्वों के सत्ताधारी पार्टी से कथित संबंध बताए गए। हालांकि फिलहाल इस बारे में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा बताया गया कि कटिहार से जैसे ही बंगाल में न्याय यात्रा फिर से प्रवेश हुई, तब गांधी बस की छत पर थे और वहीं पर फ्लैग ट्रांसफर से जुड़ी रस्म पूरी की जा रही थी। स्थानीय पुलिस के कर्मचारी ने इस बारे में कहा कि राहुल गांधी की कार के पीछे इस दौरान भारी भीड़ थी। प्रेशर के चलते राहुल की काली टोयोटा कार के पीछे का कांच टूट गया। बिहार में कटिहार से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली न्याय यात्रा मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश हुई थी। कांग्रेस के पूर्व चीफ इस दौरान स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन की छत पर बैठे देखे गए थे, जो धीरे धीरे शहर की मुख्य सड़कों से गुजर रहा था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने
राहुल गांधी को मालदा जिले में रुकने की इजाज़त नहीं दी थी। कांग्रेस को इसी वजह से इस शेड्यूल में फेरबदल करना पड़ा था और इससे पहले टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया था बंगाल में प्रस्तावित न्याय यात्रा के बारे में कांग्रेस की ओर से उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में तनाव पहले से है। अब राहुल गांधी की कार पर हुए हमले के बाद दोनों पार्टियों के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत छोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू हुई थी। यात्रा के दौरान 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, जो कि 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस पार्टी के लिए यह यात्रा मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। हालांकि इससे दल को कितना फायदा होगा यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ गया है। वजह यह कि ईडी को उनके आवास ने 36 लाख कैश, एक बेनामी BMW कार और कई संदिग्ध फाइल जब्त की है। इससे बौखलाए हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। FIR हेमंत ने SC/ST थाने में दर्ज कराया और कहा कि ईडी उन्हें प्रताड़ित कर रही है। सीएम ने आरोप लगाया कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और दिल्ली में उन्हें ईडी द्वारा प्रताड़ित किया गया। राज्य पुलिस के बयान के अनुसार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत भेजी गई है। धुरवा थाने में शिकायत मिली है। इस पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल एक्स पर लिखा कि चोरों की संरक्षक सरकार का एक और कारनामा। मोहल्लों गलियों के साथ साथ मुख्य सड़कों में भी चोरों का ही बोलबाला है। पिछले 2 महीने में घरों एवं दुकानों को लूटकर चोरों ने लगभग 70 लाख की अपार जन संपत्ति अर्जित की। राज्य घोषित चोरों एवं डकैतों की वजह से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है। लोग घर से बाहर निकलना तो दूर, अपने जहन में व्याप्त डर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत जी ऐसे चोरों एवं अपराधियों का आदर्श बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर चोरों एवं डकैतों की मनमानी कब तक चलेगी? कब तक जनता को डर के साए में रहने को मजबूर किया जाएगा? मालूम हो कि ईडी अधिकारियों ने भारी सुरक्षा घेरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनके आवास पर पूछताछ शुरू की। सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले उनसे 20 जनवरी को इसी मामले में पूछताछ की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी। उस दिन सोरेन से 7 घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को गैर कानूनी तरीके से बदलने के एक बड़े रैकेट की जांच के तहत सोरेन ने पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ शुरू किए जाने से पहले सुबह ही झामुमो नित गठबंधन के विधायक यहां उनके आवास पर पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि सोरेन जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार की जांच ठीक ढंग से करें। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं। इस बीच सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो समर्थकों ने पास के मुराहाबादी मैदान और कुछ अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर ईडी हमारे मुख्यमंत्री को जानबूझकर परेशान कर रही है। हम पूरे राज्य की आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। रांची के मुख्य स्थानों तथा मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर के दायरे में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब तक जिस तरह से हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ से बचने के बहाने खोजते रहे थे, ठीक उसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल भी ईडी के समन को गैर कानूनी और अवैध बताकर ठुकराते रहे हैं। अब ईडी ने जैसे ही केजरीवाल को 5वां नोटिस जारी किया, केजरीवाल ने तुरंत कह दिया कि उस दिन तो हम बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। ईडी ने शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी को हाजिर होने का नोटिस दिया है। हेमंत सोरेन के पीछे जिस तरह से ईडी पड़ी है और उन्हें दिल्ली से गुपचुप तरीके से रांची भागना पड़ा, उसको देखकर आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। अरविंद केजरीवाल तरह तरह के बयान देकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ईडी उनके आवास पर वैसे पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी जैसे उसने हेमंत सोरेन को वक्त देने के लिए विवश कर दिया। नोटिस दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो 2 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल होंगे।
पार्टी का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 5वें समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसकी कानूनी टीम नोटिस का अध्ययन कर रही है। आम आदमी पार्टी कानून के अनुसार निर्णय लेगी। एक संक्षिप्त बयान में आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमें 5वें समन के बारे में खबर मिली है। हमारी कानूनी टीम इसका अध्ययन कर रही है और हम तय करेंगे कि कानून के अनुसार क्या करना है। पहले के समन अवैध थे और हमने ईडी से जवाब मांगा था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 2 फरवरी को उपलब्ध रहने को कहा है। केजरीवाल इससे पहले ईडी की ओर से भेजे गए 4 समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। एजेंसी ने इसके पहले 18 जनवरी, 3 जनवरी, पिछले साल 21 दिसंबर और 2 नवंबर को आप प्रमुख को तलब किया था। माना जा रहा है कि ईडी ने इस बार उन्हें 2 फरवरी के दिन पूछताछ के लिए बुलाया है और इस तारीख के दिन के बारे में आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। केजरीवाल जांच एजेंसी के नोटिस को अवैध करार देते रहे हैं। ईडी ने 5वां समन भेजकर केजरीवाल की पुरानी दलील को खारिज कर दिया कि समन कानून के रूप में नहीं है। ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है। खुद अरविंद केजरीवाल ने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कैंपेन से रोकने की साजिश के तहत ये सब हो रहा है। झूठे केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। शराब घोटाला मामले से जुड़े जिस केस में अरविंद केजरीवाल को समन किया गया, वह आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुका है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह भी न्यायिक हिरासत में जमानत पर बाहर हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।